देखिए मैं फिर से कहूँ, ये मेरी पार्टी की, मेरी फैमिली के अंदर के मामलात हैं। मैं उसको बाज़ार में उसको ना उछालूँगा। और किसी ने मेरे हवाले से कोई बात की, ये उसका ज़र्फ, मेरा ज़र्फ, मुझे इजाज़त नहीं। और मतलब किसी और को टिकट मिल जाता तो फिर यहाँ की सीट से MQM जीती हुई होती। और खान साहब के आप कोई फेवरेट नहीं थे, इमरान और इस्माइल साहब के तो फेवरेट हैं आप। अवाम को तरजीह नहीं देते, इश्यूज़ को तरजीह नहीं देते, अपने आकाओं को जो बिलावल हाउस में बैठे उनको खुश करना होता है। यही अनिल कपूर ओमनी स्कैंडल में था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आतिफ और मेरा ये शो में आपको वेलकम करते हैं। कराची में लोकल बॉडी इलेक्शन बस चंद दिन की दूरी पर हैं और इस दफ़ा जैसे कि हमेशा कहा जाता था कि एक ही जमात है, क्लीन स्वीप होगा, ये वो, तो अब तकरीबन तमाम तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो कराची का लोकल बॉडी इलेक्शन है वो वन साइडेड नहीं होने वाला, वाकई उसमें एक सरप्राइज़ होगा। तो सबसे पहले रमीज़ से ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे मुल्क में जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो म्यूज़िक थीम होती है और जो गाने होते हैं उससे पता चलता है कि भाई कौन सी पार्टी आ रही है। तो रमीज़ भाई, कराची की सड़कों पे आपको कौन से गाने जो हैं जमात के वो ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं? देखें, इस चीज़ का ट्रेंड सेटर जो है वो PTI है और हमेशा से वो वही लीड कर रहे हैं और अभी भी वही लीड कर रहे हैं। तो वो म्यूज़िक पे काम करते हैं भाई, म्यूज़िक पे फिर और चीज़ों पे भी काम करते हैं, लेकिन म्यूज़िक भी है जिस पे वो काम करते हैं अपने जलसे वगैरह में, तो वो अच्छा है, उनका बेस्ट है अभी तक, उन्हीं का बेस्ट है। ये मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी कल जब रात में घूमता हुआ आया तो मैं यही सोच रहा था कि कहाँ गाने अच्छे सुनाई दे रहे हैं, तो ज़्यादातर वो PTI के ही गाने थे। लेट्स सी, देखते हैं इलेक्शन में क्या होता है। इलेक्शन के हवाले से ही आज की हमारी खुसूसी शख्सियत हैं, उन्होंने बड़ा टाइम दिया। जब हमने चैनल स्टार्ट किया तब भी उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। हम उनके एक बच्चों के चिल्ड्रन केयर सेंटर पे गए तो उन्होंने बड़ी खातिर मदारत भी की, बड़ी अच्छे से हौसला अफजाई भी की, और आज भी हमने उनसे कहा तो इस बिज़ी शेड्यूल में भी उन्होंने अपना टाइम हमें दिया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उनसे कुछ अच्छी, कुछ तल्ख, कुछ रियलिटी बेस और कुछ फ़नी सारी बातें करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच आलमगीर भाई फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह, आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया मुझे। कैसी मसरूफियात चल रही हैं अभी इस पूरे हफ्ते? तो सर मसरूफियात बस यही बल्दियाती इलेक्शन की कैंपेन और उसी में मसरूफ़ है। अच्छा, आपके हिसाब से इस दफ़ा कराची का मेयर किस जमात का होगा? मेरे हिसाब से तो तहरीक इंसाफ का ही होगा, और उसकी जो इस वक्त ओवरऑल पूरे मुल्क में एक माहौल है, लोगों की जो हिमायत, हमदर्दी इस वक्त इमरान ख़ान को, तहरीक इंसाफ को हासिल है, वो इससे पहले कभी नहीं थी। और ये पहली बार होगा कि तहरीक इंसाफ एक बल्दियाती सेटअप का में हिस्सेदार या शरीक होगी। अच्छा, अब से कुछ दिन पहले तक अंदरूने खाना ये खबर चल रही थी कि आलमगीर भाई जो हैं वो कराची के मेयर कैंडिडेट हैं, और अब से 2 या 1 दिन हुए हैं अचानक उसकी तरदीद आ गई। तो क्या विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या ये भी अमेरिकी साजिश हो गई आपके ख़िलाफ़? नहीं, यार देखिए, अमेरिकी साजिश तब होती कि अगर मैंने कागज़ जमा कराए होते और फिर मैं विड्रॉ कर लेता तो कोई मुदाखलत या साजिश होती। मैंने कागज़ ही नहीं जमा कराए, यानी सिरे से मैं इस रेस में था ही नहीं। लोगों ने ख़ुद से और मीडिया ने इस चीज़ को बना दिया। मैं एक्चुअली गया था इलेक्शन कमीशन अपने जो मेरे हलके में गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर से जो नौजवान कैंडिडेट्स खड़े हुए, मैं उनके नॉमिनेशंस फाइल करने उनके साथ गया था, उनको सपोर्ट करने गया था। तो वो वहाँ से जो फुटेजेस चली वो शायद ऐसा एक परसेप्शन बन गया कि शायद मैं अपने कागज़ जमा करा रहा हूँ। लेकिन ये आपको नहीं लगता, मतलब जितना हम आपको कराची में काम करते हुए देख रहे हैं, आप कराची की सड़कों को जानते हैं, आपने वो गटर पे CM साहब के टैटूज़ बनवा के, फिर आपके बैक साइड पे ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं, आप खुद चलाते हैं, आपके टीम मेंबर्स, आप थोड़ा सा कराची की डायनामिक्स को जानते हैं, तो ऐसा जान पहचान वाला बंदा ही केयर टेकर होगा। अचानक से कोई सरप्राइज़ आपको लगता है कि कोई भी आके मेयर बन जाए? वो तो खैर उस पर मैं बाद में आऊँगा कि वो इख्तियारात वाला सीन भी तो है। देखिए, मैं आपको, ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, मतलब मेरी ज़ात से ना इसका मेरी ज़ात में ये कि मैं समझता हूँ आज की तारीख़ में जिन इख्तियारात और कवानीन पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जो भी मेयर आएगा, मैं नहीं समझता कि वो उसके हाथ पैर काटे हुए, उसके दांत काटे हुए, वो टूथलेस मेयर होगा जो आएगा, कुछ नहीं कर सकेगा अनलेस के वो सूबाई हुकूमत से उसकी कोई डील हो या उसके अलाइंस में हो या कुछ हो, क्योंकि इख्तियारात सारे सूबाई हुकूमत ने अब कब्ज़े में लिए हुए।
तो 5 साल तक मेयर रहने के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर मेयर को ये बताना होता है कि मैंने इतने ख़त लिखे वज़ीर आला को। अगर लड़ाई करनी है तो लड़ाई तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। अगर लड़ना ही है मैंने, एहतिजाज ही करते तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। अच्छा, अगर इनको कराची का अगर पीटीआई का स्टार बॉय कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल सही बात है। और पीटीआई के पोर्टफोलियो में अगर आप कारकर्दगी वाइज को हल्का देखें तो वो आलमगीर का ही है। मैं थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि सामने बैठे तारीफ़ कर रहा हूँ। ये एक बॉयज़ हैं और जिस तरीके से APMS थी ना एक तंजीम की, इस तरीके की से ये ISF के वाकई आइडियोलॉजिकल बॉयज़ हैं और इनकी लॉबी है बहुत स्ट्रॉन्ग और ये पॉलिटिकली भी बहुत अवेयर और बहुत गुरूम है। ये मतलब ये पहली दफ़ा हो रहा होगा कि मैं आलमगीर भाई से बात कर रहा हूँ, साथ में उनका वकील भी बैठा हुआ है, तो मुझे दोनों के ख़िलाफ़ जाना पड़ा है। बहरहाल आलमगीर, ये बताइएगा 1.5 महीने से जमात इस्लामी वाले PTI और स्पेशली आपको पकड़ के, तो मतलब वो जो होता है कि किसी को बुरा किसी को भला कहना है, इलेक्शन का ये रूल है, तो स्पेशली आपको और PTI को इतना टारगेट क्यों किया हुआ है भाई? आपने क्या ट्रैक्टर उनके हल्के में नहीं चलाया? मैंने आपको यहाँ चलाते हुए देखा है 10 दफ़ा। अच्छा, मैं खुद भी हैरान था कि भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, लेकिन वो मे भी वो ये समझ रहे हो शुरू में कि मैं मेयर का कैंडिडेट हूँ, तो इसलिए वो बनता भी था कि वो मेयर को टारगेट करे और जो भी PTI का कैंडिडेट हो, क्योंकि उनका वोट बैंक PTI खा गई है। अच्छा, रीज़न क्या हुआ देखें, काजी हुसैन अहमद के बाद जमात इस्लामी के पास वैसी लीडरशिप नहीं आई और काजी हुसैन साहब जैसा लीडर पाकिस्तान में बहुत कम पैदा हुए, इसमें कोई शक नहीं। वो बड़े इंटेलेक्चुअल थे, लर्नड आदमी थे, लिहाजा तो वो एक क्राइसिस इनके दरमियान रहा जिसकी वजह से लोगों में वो अट्रैक्शन, करिश्मा, उस चीज़ की कमी थी। देखें, आपको एक नेशनल नैरेटिव सपोर्ट करता है। कराची ऐसा शहर है कि एक तो लोकल पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन लोग इसमें नेशनल इश्यूज़ का, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स का बड़ा असर रहता है, लोग उस पर फैसला करते हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई एक होता है ना देहाती इलाका होता है, उसकी अपनी डायनामिक्स होती है, एक बिरादरी लेवल की अपनी सियासत होती है, उसका नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है उससे कोई बहुत ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन कराची का ताल्लुक़ है उससे। कराची उस बेसिस पे वोट देता है, तो मैं समझता हूँ उसमें जमात इस्लामी। अच्छा, मैं ये भी बता दूँ कि अगर मुझे पर्सनली जो इनका माजी का रिकॉर्ड रहा या जो तहरीक इंसाफ के बाद कोई पार्टी मुझे ख़ुद पर्सनली अगर अच्छी लगती होगी तो वो जमात इस्लामी होगी, लेकिन बदकिस्मती से काजी हुसैन साहब के बाद मुझे कोई एक कैरिज्मेटिक लीडर नहीं नज़र आया। आपने कहा कि दीनी तबका जो था वो जमात इस्लामी से टूट के PTI में आया और वहाँ के आज़ाद ख्याल तबके से इंस्पायर हुआ, तो आप पहले जमात इस्लामी में थे? नहीं, मैं फिर से कहा कि मेरी सेकंड चॉइस अगर होती काजी हुसैन के टाइम में, हाँ, तो वो जमात इस्लामी होती। अच्छा, आलमगीर खान साहब की इतनी क्रेडिबिलिटी है कि जब उन्होंने कराची जलसे में खड़े होकर बोला कि मैं जो हूँ वो सिंध के लिए 1100 अरब जो है वो मुख्तस करता हूँ, तो मुझे तो लगा मेरी जेब में पैसे आ गए जैसे। कोई और लीडर बोलता तो मुझे इतना यकीन नहीं था, लेकिन खान साहब पे है भाई। तो वो कहाँ गए? 1100 अरब में से 625 अरब रुपए वफाक का इख्तियार था, वो वफाक का ज़िम्मा था। बकिया जितने पैसे थे वो सूबाई हुकूमत को दिए गए सूबाई स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए। उसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स थे, उसमें सैनिटेशन के प्रोजेक्ट्स थे, दीगर और प्रोजेक्ट्स थे जो कराची के बल्दियात के हवाले से थे। जो वफाक के 625 अरब रुपए थे, मैं उसमें वाज़े करूँ, उसमें ग्रीन लाइन का मंसूबा था जो ये अच्छा, ये भी अहम है कि जो ग्रीन लाइन के ऑपरेशंस हैं, यानी टिकटिंग, बसेस लाना, टर्मिनल्स चलाना, ये सब जो बेसिक एग्रीमेंट के हिसाब से ये सूबाई हुकूमत का काम था। वफाक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, ऑपरेशन सूबे ने चलाने थे, उन्होंने 1 टका नहीं लगाया उस पर। वो जब हम आए हमने टेक ओवर किया उसको। नालों की सफाई, औरंगी नाला, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, इन नालों की सफाई की गई। FW अगेन उस पर काम कर रहा था। इस नाले का पूरा ये बंद वगैरह बनाए गए, लेफ़्ट राइट सड़कें बनाई गई और ताकि दोबारा इंक्रोचमेंट ना हो, और जो इंक्रोचर्स थे, जो वहाँ लोग आबाद थे, उनको कॉम्पनसेट किया गया। इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर, एक KPT से पोर्ट कासिम तक एक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, जो कंटेनर्स वगैरह जो भी पोर्ट के होते हैं वो शहर से बाहर वहाँ मुंतकिल हो ताकि ट्रैफिक मुतासर ना हो। इसके अलावा K4 का मंसूबा, जो करली झील से पानी आना है कराची, एडिशनल 250 मिलियन गैलन पर डे, वो
अगेन सूबे का काम था, इन्होंने नहीं किया, बल्कि बेसिक जो उसका डिज़ाइन था वो ही गलत था। मेगा प्रोजेक्ट कोई 6 महीने में 3 महीने में नहीं बनता, वो 3 साल 5 साल 10 साल मंसूबे होते हैं जिसमें अरबों रुपए की फंडिंग होती। एक्निक एक इदारा होता, वो अप्रूव करता उसकी फंडिंग को। तो लिहाजा ये चीज़ समझनी है कि 1100 अरब रुपए आए तो ऐसा नहीं है कि अगले 3 महीने में वो नज़र भी आएंगे और आपकी ज़िंदगी पे असर होगा। दुनिया के टॉप 5 मेट्रो सिटी की बात करें और जैसे आप नालों के नाम मतलब अगर बम्बई की बात करें, ढाका की बात करें, पेरिस की बात करें, तो वहाँ की मशहूर जगह हमारा गुज्जर नाला, लियारी नाला, ये इन सब को कम से कम शहर से तो बाहर कुछ हो सकता है आलमगीर भाई। सबसे मज़े की बात यह है, ये नालों के जो नाम ले रहे हैं, जितने जो बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं ये अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए हैं। शुक्र है हमने बजाय उसको बेहतर करते, उसमें एडवांसमेंट करते, हमने उस पर कचरा डाला, कब्ज़े किए, उन नालों को छोटा किया और बेड़ा गर्क किया। कराची का जो हाल है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये सिर्फ एक सियासी जमात ने किया है या आपको लगता है कि नहीं इसमें सब ने हिस्सा डाला? यह मैं समझता हूँ सबसे बड़ा किरदार इसमें पीपल्स पार्टी और MQM का है। माजी में 30 साल ये आपस में हुकूमतों में रहे, मैं तो नूरा कुश्ती कहता हूँ, इन्होंने बारियां लगाई हुई थी। अच्छा, लड़ाई तब तक है जब तक हुकूमत में कोई शेर ना मिल जाए, लड़ाई तब तक है जब तक मिनिस्ट्रियाँ बट ना जाएं, लड़ाई तब तक है जब तक कोई ओहदा फंडिंग वगैरह। मुझे बताए ना, इस वक्त आज की तारीख़ में लोगों को समझना ज़रूरी है, आज की तारीख़ में जो नूरा कुश्ती ड्रामेबाजी हो रही, ये हमारे साथ जब हुकूमत में थे तो कहते थे कि हमारे जो मिसिंग पर्सन कारकुनान हैं ये इनको बाजियाब कराया जाए। 3 महीने शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत में यहाँ कितने बाजियाब हो गए। ये कहते थे हमारे दफातर खोले जाएँ, कितने दफ्तर खोल दिए अभी इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ आपने। ये कहते थे अब कराची में, हैदराबाद में हमारा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, आ गया क्या? ये कहते थे हमारा गवर्नर आएगा, लगा दिया क्या? ये कहते थे पीपल्स पार्टी के साथ हम इसलिए हाथ मिला रहे कि हमारे बल्दियाती कवानीन में तरमीम हम करा देंगे, कर हो गए क्या? उसी निज़ाम पे इलेक्शंस हो रहे हैं। मकसद ये लोगों को समझना है, पिछले 3 महीने में इम्पोर्टेड हुकूमत से एक अपना अवामी मुतालबा नहीं मनवा सके। मनवाया तो क्या मनवाया, 2 मिनिस्ट्रियाँ ले लिए और तीसरी की कोशिश की जा रही है। गवर्नरशिप की बात हो सकता है कैश पे डील कर लिया। तीसरी की बात की जा रही है, वो भी शायद हो गई है, डन हो गई है, अनाउंस होना बाकी है। मकसद सिर्फ ये है, ये अवाम को समझना होगा 30 साल यही चला है यहाँ पे, मरवाया, लोगों को तकसीम किया, नफ़रतों को फ़रोख़ियत दी, आखिर में साथ जाके बैठ जाते। और ये वो पीपल्स पार्टी, देखें, एक वो जमात होती जिससे आपका नज़रियाती इख्तिलाफ होता। आपने जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, बहुत अच्छा किया। आपने कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जायज़ बात है। ये सब पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए मसाइल हैं, आप उनकी के साथ जाके बैठ रहे हैं। और वो पीपल्स पार्टी अभी 3.5 महीने पहले आपके MPA को घसीट रही थी बाहर, CM हाउस के बाहर। आपके ख़वातीन जो कारकुनान हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, आपका एक कारकुन उसमें शहीद हो गया, उसके साथ आप हाथ मिला रहे। एक आध बच्चा भी मर गया था छोटा, जिसका बड़ा इशू बनाया था। तो मकसद सिर्फ ये है कि ये रीसेंट सिनेरियो इसलिए रख रहा हूँ कि 30 साल यही रहा है इस शहर में। भाई ये शहर कचरे में डूबा हुआ था, सड़कें तबाह थी, पानी नहीं था, पार्क्स तबाह थे, इशूज़ पे तो हम आए ही नहीं हैं। और उस वक्त जो भी हुकूमत में जमातें थी वो जिम्मेदार है, और वो MQM थी, पीपल्स पार्टी थी। अच्छा, क्योंकि ये सियासत आपकी फील्ड है और आप ही बता सकते हैं इस बारे में, ये इमरान खान के आने की वजह से जो ये सब एक्सपोज हो गए हैं, जो अपने जिस कार्ड पे पॉलिटिक्स करता था वो कार्ड ही फाड़ के फेंक दिया उसने। तो अब नए इलेक्शन में ये पार्टी अपने जो एजेंडे थे वो तो अब इनके पास रहे नहीं, अब ये किस पे सियासत करेंगे? क्या देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है, इस वक्त जो हमारी कैंपेन है बल्दियात की भी या पंजाब में भी जो आज इलेक्शंस हैं, कैंपेन ही है हमारी कि यार ये अलग अलग जमातों से क्यों लड़ रहे हैं, अलग अलग सिंबल से क्यों लड़ रहे हैं। भाई एक सिंबल पकड़ो, सब एक ही हो, एक साथ बैठे हुए हो वफाक में, एक साथ सूबों में बैठे हुए हो, तो एक ही साथ आओ ना सब। ये अलग अलग तुम लोगों ने क्यों ख़ुद को तकसीम किया हुआ है? तो क्योंकि PTI का इस वक्त एक सिंगल पार्टी जो इन सब से लड़ रही है, तो हम तो इनको ये कह रहे हैं कि सब एक साथ आओ। और इनका वोटर कंफ्यूज है कि आया हमारा दुश्मन है कौन। हम
एक तरफ इधर लड़ रहे होते हैं, सारा साल हम लड़ रहे थे इन जमातों से, आज ये जमातें हमारी दोस्त हैं और कोई तीसरी जमात हमारी मुखालिफ है। अब तक इख्तियारात हों या ना हों, अब तक का कराची का बेहतरीन मेयर आपकी नज़र में कौन रहा है? देखें, अब तक का जो बेहतरीन मेयर रहा है उसमें मुशर्रफ का बहुत किरदार है, क्योंकि वफाक से बेतहाशा फंडिंग हुई है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि वफाक से आपको अगर फंडिंग हो तो आप डिलीवर कर सकते हैं। करप्शन अपनी जगह जो लोग करते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ या नज़र आना काम होते हुए नज़र आता है। तो मुशर्रफ दौर में बेतहाशा पैसा आया। मैं इसकी एक मिसाल दूँ, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में 55 से 60 अरब रुपए सालाना बजट था KMC का। आज वसीम अख्तर के दौर में आज के हालात, माशी हालात देख के और उस वक्त के देखें, 25 से 26 अरब रुपए सालाना बजट था KMC का, जो वो ख़ुद कहता है कि आधे से ज़्यादा तनख्वाहों में निकल जाता। 2 करोड़ से ऊपर की स्कीम ही नहीं कर सकता मेयर कराची, उसको CM और वज़ीर बल्दियात का अप्रूवल चाहिए होगा। सोचे 2 करोड़ से ऊपर 1 किलोमीटर की सड़क यहाँ पे कोई 3-4 करोड़ की बदू, वो 2 करोड़ से ऊपर का स्कीम ही नहीं कर सकता मेयर कराची। ये जुल्म है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके पास, और उस वक्त नो डाउट मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बहुत काम हुआ, करप्शन हुई अपनी जगह, जो कुछ हुआ, लेकिन काम हुआ। नेमतुल्ला ख़ान के दौर में भी बहुत काम हुआ, लेकिन ये वाज़ेह है कि जैसे ही मुशर्रफ हटा और जरदारी आया, मुस्तफ़ा कमाल के आखिरी 2 साल में कोई फंडिंग नहीं हुई उनको और कोई काम नहीं हो सका। ये वो खुद रिकॉर्ड पे कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा। शॉर्ट में बताइएगा, किस सियासी जमात से जान छूट जाए तो कराची बदल जाएगा? पीपल्स पार्टी। इन अफराद के बारे में एक एडवाइस। मुस्तफ़ा कमाल अपनी तंजीम साजी पे फोकस करे, ज़ोर दे। दूसरा ये कि उनको अपने नैरेटिव पे काम करना चाहिए। फ़ारूक सत्तार साहब का मुस्तकबिल MQM पाकिस्तान में वापस जाना ज़्यादा बेहतर है या उससे बेहतर है कि अपना नाम सदाकत रख के फिक्सड ज्वाइन कर लें? यहाँ एक आइडियोलॉजी पे लोग बाशऊर हैं, लोग समझते हैं मीडिया पे क्या चल रहा है, किस नैरेटिव, असल चीज़ है नैरेटिव। तो लिहाजा फ़ारूक सत्तार अगर आज़ाद हैसियत में जाएंगे उनको नुकसान होगा, वो किसी सियासी जमात का हिस्सा बनेंगे, फ़ायदा होगा। उनकी अपनी एक प्रोफाइल तो है। PIB में फ़ारूक भाई की बड़ी ठीक ठाक ज़मीन है और रेंजर ने छापा मारा था, पानी के ड्रम में छुप गए थे, नहीं पकड़े गए थे वो। उनकी भी इजारादारी है। मुराद अली शाह साहब के बारे में? मुराद अली शाह के बारे में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह उनको हिदायत दे। हाँ, अदाकारी की हद तक होगा, लेकिन इन्होंने शहर में ये इस शहर के दुश्मन है, ज़ालिम है, सूबे के, नॉट शहर, इस सूबे के दुश्मन है। ये लोग अपनी ज़ात को तरजीह देते हैं, अवाम को तरजीह नहीं देते, इश्यूज़ को तरजीह नहीं देते। अपने आकाओं को जो बिलावल हाउस में बैठे उनको खुश करना होता है। यही अनिल कपूर ओमनी स्कैंडल में था, यही फाइनेंस मिनिस्टर था जो पैसे इनको भिजवा रहा होता था सारे ये इनके अकाउंट्स में बेनामियों पे। ये ओमनी को फंडिंग करने वाला ये था, यही अनिल कपूर था उस टाइम फाइनेंस में। इस पे केसेस हैं नैब के। ये लोग इधर आके छोड़ दें इसको। हाफिज़ नईम अभी मनसब पे आएंगे तो उनको देखेंगे कि वो क्या करते हैं। अभी तक उन्होंने कोई पब्लिक ओहदा ऑफिस संभाला नहीं है, तो तब उनको देखेंगे। बहैसियत इंसान मैंने उनको बहुत नफीस पाया है, और लेकिन अगेन वो किसी पब्लिक ऑफिस पे आते हैं तो लेट्स सी क्या होता है। आखिरी नाम अशरफ जब्बार कुरैशी के लिए एक लफ्ज़। अशरफ जब्बार कुरैशी। हम दोनों आपके पाँव पकड़ लेंगे, बोलना पड़ेगा आपको कुछ। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो आप कह रहे हैं मैंने लिटरली नहीं सुना। भाई को फुटेज भेजना, मुझे वो फुटेज भेजिएगा, फिर मैं उनसे रब्ता करूंगा कि भाई क्या मसला है, क्या शिकवा है। फिर मैं उनके पास चले जाऊंगा तो उनसे इस पे बात कर लूँगा। मेरे घर का आदमी है और मेरी फैमिली है, तो होते हैं गिले शिकवे होते हैं, लेकिन वो हर मसला दुनिया का वो मिस कम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और उसकी वजह से दूरियां होती हैं और फिर अना आ जाती है। इंसान जो दूर होता है, अना आ जाती है आखिर में मिसअंडरस्टैंडिंग पे। तो वो अना अगर आप में नहीं हो, कोई मसला ही नहीं है, आप चले जाओ उसके पास, मसला रिजॉल्व करो। थैंक यू सो मच आलमगीर भाई, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया। आपकी टीम बहुत अच्छी है, हमें चाय वाय पिलाई, AC रूम में बिठाया, बड़ी इज्जत दी। आपका ऑफिस बड़ा हरा भरा है।
ऐसे ही आप काम करते ना, और फिक्सेड का जो आप काम करते हैं मैं उसमें पर्सनली आपके हर कदम पे आपके साथ हूँ। बस मैं मूछें बड़ी नहीं रख सकता और मेरा नाम आतिफ है, मैं सदाकत या शफाकत नहीं हो सकता। तो जब भी कभी हुआ तो आई विल बी पार्ट ऑफ फिक्सेड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये था आज का मेरा ये शो। हमने तो अपने सवालात कर लिए, आपके सवालात तो हम ज़रूर भेजें। आलमगीर भाई के साथ हमारा घर वाला साहब हम इन्हें सवाल भेज देंगे और AJQ की वीडियो भी इन्हें भेजेंगे। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और रिक्शा की वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।